नया दौर और खबर से आगे में खुशामदीद। आज कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से थोड़ी सी ताखीर होगी हमें प्रोग्राम शुरू करने के लिए, उसके लिए माज़रत खाएं। तो आज भी हस्ब मामूल हम जो मुल्क में बड़ी खबरें हैं इस वक्त उनके ऊपर बहस भी करेंगे और आपको कुछ मालूमात भी देंगे, कुछ तबसरे भी आपको हम पहुंचाएंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है और जो खबर है जिससे बहुत पाकिस्तानी परेशान भी हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और वो पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, मिट्टी के तेल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है। इस वक्त तारीखी एतबार से सबसे महंगा पेट्रोल और तेल और डीजल मिल रहा है 138 रुपए फी लीटर के हिसाब से। अब वो दस्तयाब होगा मार्केट में। इसका सिर्फ ताल्लुक, जैसे आप सब जानते हैं और अभी हमारे जो माहिरीन है वो भी बताएंगे, इसका सिर्फ ताल्लुक पेट्रोल या तेल से नहीं होता। पूरे मुल्क की जो मसनूआत हैं और खुसूसन आम रोजमर्रा की अशिया हैं उनमें भी महंगाई और इन्फ्लेशन का एक इजाफा वो होने का खदशा है, बल्कि वो ऑलरेडी हो रहा है। मुख्तलिफ कीमतों में भी इजाफा हुआ है इसी अनाउंसमेंट के बाद। इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो पिछले तकरीबन 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, एक तातुल एक डेडलॉक जारी है नए DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर। उसके मुज़मिरात क्या होंगे और वो उसका क्या आगे बनेगा खुसूसन PTI की हुकूमत के लिए, उसका भी हम कुछ जिक्र करेंगे। आज फैसलाबाद में एक जलसा भी हो रहा है, PDM जो कि उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया है और उसमें अगरचे के पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं है, लेकिन कल पीपल्स पार्टी का भी जलसा है, तो अपोजिशन एकदम मुतहरिक भी हो गई है और शायद उनको ये लग रहा है कि अब सियासी मौसम जो है वो बदलने वाला है। बहरहाल इन मौजूआत के ऊपर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन साहब, आप सब जानते हैं उनको। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिक रिपोर्टर भी हैं और सारी इस तरह की मालूमात उनके पास होती हैं। और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, और सुलंगी साहब हस्बे मामूल मेरा साथ दे रहे हैं। तो मेहताब भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, हुकूमत का मौकफ ये है कि चूंकि आलमी मंडी में इंटरनेशनल कीमतें ऊपर बढ़ी हैं, इसलिए वो मजबूरन उनको बढ़ानी पड़ी हैं। ये मौकफ किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अब आगे महंगाई का क्या होगा। फिर उसके बाद हम कुछ IMF की भी बात करेंगे। जी मेहताब भाई। सर, थैंक यू वेरी मच। देखें, हुकूमत का जहां तक ये मौकफ है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इसको पास ऑन करें। लेकिन आप ये देखें कि उससे पहले चंद हकायक हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपके देखने वालों के सामने होने चाहिए। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने कहा जी कि आज जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो $85 पर बैरल है। देखिए, जियाउद्दीन साहब बैठे हैं, आप लोग भी काफी सीनियर्स हैं, काफी अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं। देखिए, आज की जो प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट की है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि टाइम लैग के साथ ये जो इस टाइम प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, ये 1.5 से 2 महीने पहले ये तेल खरीदा गया था और इस तेल को खरीद कर जो है वो हुकूमत ने, PSO ने खरीदा था और उसके बाद जो ओगरा की रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक जो है वो हुकूमत को बढ़ाना चाहिए। तो एक तो $85 पर बैरल आज की जो प्राइस है वो आज ही पास ऑन नहीं होगी, बल्कि नेक्स्ट 15 to 30 डेज के बाद ये प्राइस आएगी। ये एक्चुअली $76-78 पर बैरल पे हुकूमत ने खरीदा था और इस प्राइस पे खरीद कर आपने जो है वो पास ऑन जो किया था और जो ओगरा की कैलकुलेशन थी वो इसी वजह से ये तनकीद हो रही है कि वो कम थी, आपने ज्यादा बढ़ाया। क्योंकि आप IMF के एक एग्रीमेंट और रिव्यू को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप देखें कि आपने प्रायर एक्शन के तौर पे एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कल बढ़ाया, वो समरी जो है वो थ्रू सर्कुलेशन जो है वो अप्रूव हुई और उसके बाद आपको ₹1.38 पर एवरेज जो बेसलाइन टैरिफ था उसे बढ़ाना पड़ा। आप ये देखें कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी आपको ज्यादा करनी पड़ी। तो उसी के तहत जो आपको प्राइस 5 से 6 रुपए बढ़ने के चांसेस थे, आपने उसमें 10 रुपए से ज्यादा
और डीजल में 12 रुपए से ज्यादा जो है वो इजाफा कर दिया। तो ये बिल्कुल लाइन है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप आईएमएफ के साथ, जो कि काफी अरसे से एक स्टॉल्ड प्रोग्राम है, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत का ये मौकफ कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस थी उसको पास ऑन कर दिया, ये मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अच्छा, ये देखो, बहुत आपने अहम अहम बात अहम की है। अहम बात जी है। सोलंकी, जी सोलंकी साहब। जी, मैं मेहताब साहब आपसे ये पूछूंगा कि ये इन्होंने ऐसे वक्त में किया है जब कल परसों ही उन्होंने एक बार फिर बिजली के जो रेट्स हैं वो बढ़ाए हैं, और गैस के हवाले से बुरी खबरें आ रही हैं कि इस दफा पिछले साल के मुकाबले पे भी कम गैस लोगों के पास होगी। और वो एक अजीब कोई नुस्खा निकाल के ले आए हैं कि आप ऐसा करें कि सर्दियों में गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल करें, उस पे हम आपको कोई रियायत देंगे। तो ये क्या मामला है? और ये जो अभी इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं इतने ज्यादा डीजल पे भी, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, और आम लोगों के लिए भी, तो उसका जो अशियाए ज़रूरत हैं और फूड आइटम्स हैं उन पे और मजीद महंगाई होगी, इसका मतलब है। देखिए, ये जो हुकूमत ने सिर्फ 2 इकदामात किए हैं एक दिन में, एक तो यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाई, और दूसरी तरफ जो पीओएल की प्राइसेस बढ़ी हैं और अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है। तो बेसिकली ये जो इसके असेसमेंट ये है, जो इकोनॉमिस्ट रिसर्च करके जो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 परसेंटेज पॉइंट्स इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। जो इन्फ्लेशन इस टाइम सिंगल डिजिट के अंदर यानी क्लोज टू 10% है, 9% के ऊपर है, ये बढ़ के 12% को क्रॉस कर जाएगी। तो ये तो आपकी इन्फ्लेशन नीचे नहीं आने वाली। और देखें, बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम यही है कि हुकूमत बजाय इसके कि एक ऐसी स्टेज पे इकोनॉमी को ला चुकी है कि जहां पे पॉलिसी मेकर्स के पास कोई चॉइस नहीं रही, वो भी हेल्पलेसनेस का शिकार है। एक तरफ तो वो आईएमएफ की वजह से मजबूर है, दूसरी तरफ वो ये दावा कर रहे हैं कि ये इंपोर्टेड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है। देखिए, हुकूमतों का काम क्या होता है, मेरी जो तनकीद है वो ये है कि आप सिर्फ अगर कमोडिटीज की इंपोर्ट्स को देखें, तो पिछले साल आपने 8.4 बिलियन डॉलर्स की कमोडिटीज इंपोर्ट्स की हैं, जिसमें व्हीट है, जिसमें शुगर है, जिसमें पल्सेस है, जिसमें पाम ऑयल है, जिसमें कॉटन है। तो अगर एक एग्रीकल्चर मुल्क जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन का रिलायंस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, वो फूड एक्सपोर्टर के बजाय फूड इंपोर्टर बन गया है। तो देखें, बुनियादी तौर पे ये, और आप एक ऐसे वक्त में कि जब आपने ये दावा किया है कि व्हीट की आपकी सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हुई है, ये किस तरह की मिसमैनेजमेंट है? या तो आपके वो फिगर गलत थे, अगर वो फिगर गलत नहीं है तो क्या स्मगलिंग हो रही है? अगर स्मगलिंग भी नहीं हो रही तो ये मिसमैनेजमेंट क्यों है? तो ये देखें, ये इंपोर्ट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन जो है, ये आइंदा चलकर कम होती हुई नजर नहीं आ रही। मार्च अप्रैल तक कोई चांसेस नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए। और अभी आपने ये विंटर का जिक्र किया गैस का, तो देखिए, जब आप टाइम पे डिसीजंस नहीं करते और आपके गैस रिजर्व तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, तो हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो महंगे गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स करे, आरएलएनजी जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी दे। तो उसके नतीजे में होगा क्या? उसके नतीजे में ये होगा कि गैस की प्राइसेस भी मजीद बढ़ानी पड़ेंगी। और बिजली की भी जो प्राइसेस है, वो मैं आपको बताऊं कि वो कंजम्पशन को ल्योर करने के लिए तो कह रहे हैं कि हम बिजली जो है उसकी कंजम्पशन जो है वो सस्ती कर देंगे, यानी जो ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी सस्ती होगी। लेकिन अभी भी आईएमएफ की असेसमेंट ये कह रही है कि आपको दिसंबर में ₹1.5 से लेके ₹2.5 तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए कुछ खबरें इन्फ्लेशन के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से और फूड की जो इंपोर्ट है उसके हवाले से अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा है। एक तरफ तो आप यूटिलिटीज की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपका इंपोर्ट्स पे रिलायंस है उस वजह से कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो ये जियाउद्दीन साहब की तरफ बढ़ते हैं। जियाउद्दीन साहब, आपने सुनी मेहताब हैदर की गुफ्तगू और सारे जो उन्होंने हमें बड़ी तफसील से इस पूरी कीमतों में इजाफे का जो है
सबब भी बताया और आगे जो आने वाले हालात है उसके बारे में भी। तो आईएमएफ का प्रोग्राम इस वक्त तो यकीनन जरूरत है हुकूमत की, और कोई और चारा नहीं है। लेकिन आप ये थोड़ा सा बताइए कि क्या और कोई पॉलिसीज ऐसी थी कि जो हुकूमत अडॉप्ट कर सकती थी कि जिससे ये अवॉइड किया जाता सब कुछ? हाँ, लेकिन जैसे आपने खुद ही कह दिया कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात सही है आपकी। मेहताब ने जो भी बातें की हैं वो सारी सही है। और मुझे तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। मुल्क के हालात, यानी मिसाल के तौर पे गैस की प्राइसेस जो है ना इतने बढ़ चुके हैं, और पेट्रोल के भी प्राइसेस, कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो दे हैव कन्वर्टेड ऑन कोल। यानी वो इतनी प्राइस गैस की और पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास कोल भी नहीं है, ना पानी है। ना पानी के जरिए हम बिजली बना सकते हैं, ना कोल के जरिए बना सकते हैं, लिमिटेड है हमारे पास। तो हमारी डिपेंडेंस जो होगी वो गैस पे और पेट्रोल इंपोर्ट पे होगी। और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाएंगी हमारे यहाँ, उसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, और उससे रिलेटेड सारी इकोनॉमी जो है ना वो एक इन्फ्लेशन की ग्रिप में आ जाएगी। तो इससे छुटकारा, जब तक आप आईएमएफ से किनारा कश नहीं हो जाएंगे, आईएमएफ से निकलेंगे नहीं आप, ये यानी मिसाल के तौर पे आईएमएफ चाहती क्या है? वो बैंकर है। वो ये कहती है कि हम आपको कर्जा देते हैं, लेकिन कर्जा वसूल करने के में मैंने वापस करने की सलाहियत आप में नहीं है। तो आप यही एक काम करें। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इसके कि आप कर्जा लेने के लिए वो कंडीशंस एक्सेप्ट कर लें। और जब आप कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही होता है जो हमारे मुल्क में मुस्तकिल होता रहा है कि हर 1-2 साल के बाद आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। असल में हमारा जो मसला है रजा, वो है हम वी हैव कम टोटली डिपेंडेंट ऑन डोट पर हमारा बसर गुजर हो रहा है इन्हें 70-72 सालों में। अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें, मैं जरा शुरू से शुरू करता हूँ। तो जब आपको PL 480 में आप गेहूं मिलती थी मुफ्त की, वो मार्केट में बेचते थे, उनके पैसों से आप सिविल बजट चलाते थे। फिर आपको मुफ्त में प्लेन और टैंक्स मिलते थे, उससे आप डिफेंस बजट आपका चलता था। तो आप तन आसान हो गए। आपने सोचा कि भाई मैं टैक्स वसूल करने की जरूरत क्या है मुझे। तो मेरे ख्याल से टैक्स जो है वो हमने लेना ही बंद कर दिया, और तन आसानी। उसके बाद फिर PIDC ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की। उन्होंने बनाया टेक्सटाइल मिल्स वगैरह बनाकर, दिए किसको? ट्रेडर्स को दिए, जो एंटरप्रेन्योर नहीं थे। वो ट्रेडर्स थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनको करना क्या चाहिए। तो वो पैसे जो कमाते थे उससे बजाय इसके री इन्वेस्ट करते, वो ओवर इन्वेस्टिंग, अंडर इन्वेस्टिंग करके पैसा अपना बाहर भिजवाते रहे। यानी अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि आतिफ मियां ने एक बात कही, और जो इस मुल्क में मनोहर सच्ची होती है, कि जिस मुल्क में रियल एस्टेट में इतनी जबरदस्त प्रॉफिट है ओवरनाइट 100% की, तो आप वो इन्वेस्टर किसी और में इन्वेस्ट क्यों करें? इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट करें जो 3 साल या 5 साल की जेस्टेशन पीरियड लेती है, और वो भी प्रॉफिट का कोई श्योरिटी भी नहीं हो कि आप एक इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्ट कर दिया, 3 साल के इंतजार करते रहे कि प्रॉफिट मिलेगी। तो ये जब आपको रियल एस्टेट में आपको ओवरनाइट मिल जाते हैं पैसे, और जमीन पड़ी हुई है, वो उसकी जो है ना कीमत बढ़ती जा रही है। तो आप देखें इस मुल्क का सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमी कौन है? रियल एस्टेट वाला जी, रियाज मलिक। आप उसको, उसका कोई टक्कर का कोई बंदा नहीं है। तो नहीं, आप जरा सोच लें, जिस मुल्क में रियल एस्टेट का ओनर, जैसा ट्रम्प, अमेरिका में ट्रम्प जो है ना वो भी रियल एस्टेट का आदमी है, तो वो जब हो तो उसकी उस मुल्क की इकोनॉमी क्या होगी? जब तक आप IMF से निकलेंगे नहीं, और अपने मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि भाई क्या करें। आपको याद होगा भुट्टो साहब ने जब टेक ओवर किया था, तो और जो पॉलिसीज उन्होंने अनाउंस की और खड़े हो गए उस पॉलिसी पे, वो कितनी रिवोल्यूशनरी थी उस वक्त। अगर वो भी उसी सिचुएशन में जाते कि भाई मुझे बिग बिजनेस को परेशान नहीं करना है, उनको खुश रखना है, तो वो भी वही करते जो करते चले आ रहे थे। अल्लाह जरा सोचिए भुट्टो साहब ने क्या किया था। मशीन टूल फैक्ट्री लगाई, हैवी मैकेनिक कंप्लेक्स लगाया, हैवी इलेक्ट्रिकल कंप्लेक्स लगाया, स्पेशल स्टील की फैक्ट्री बनाई,
अरे टेक्सटाइल मिल बनाने की फैक्ट्री कोयटा में बनाई, तो उन्होंने इतनी जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी थी। और उसको उसका खाया मैंने फिर करबेला के आखिरी जो उन्होंने वो की थी। तो ये स्टील जियाउल मिल। हक साहब ने, गुलाम इसाक खान ने वो अपने 10-11 सालों में वो खाते रहे। जो इन्होंने नेशनलाइज किया था, उस नेशनलाइजेशन के प्रॉफिट्स को उन्होंने, गुलाम इसाक खान ने उसको टोटली ब्यूरोक्रेटाइज कर दिया था। हालांकि भुट्टो साहब का ख्याल ये था कि नेशनलाइज करेंगे उसको प्रॉपर, जिस तरह से इंडिया में चलाया जा रहा है, जिस तरह फ्रांस में चलाया जा रहा है, जिस तरह से ईस्ट एशियन कंट्रीज टाइगर्स जो है ना वो चला रहे थे। वो इन्हें ईस्ट एशियन कंट्रीज की आप देखें मईशत की हिस्ट्री, उन्होंने बैंक्स को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया था, बैंक्स को कंट्रोल में रखा था अपने। और अपनी इसकी मार्केट जो है उनका, कभी फ्री मार्केट इकोनॉमी पे नहीं गए थे वो, कभी वाशिंगटन कंसेंसस पे नहीं गए थे वो, कभी वो ट्रिकल डाउन इस पे इफेक्ट पे नहीं गए थे वो। उन्होंने बाकायदा अपनी पब्लिक में बहुत सी चीजों को कंट्रोल में रखा, और उससे फिर मिसाल के तौर पे दे मेड एजुकेशन अफोर्डेबल, दे मेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल, दे मेड हेल्थ अफोर्डेबल। तब फिर कहीं जाके उन्होंने, और फिर दे बिकेम एक्सपोर्ट जायंट्स। और हमने फिर 72 साल में हम भीख पे खाते इन्हें, मिसाल के तौर पे ये बहुत बुरी सी बात हो सकती है, सेंसर कर देना चाहिए इस जुमले को, लेकिन हमने अपनी फौज को किराए पे दिया और पैसे कमाए उससे। पहली अफगान वॉर में किराए पे दिया, दूसरी अफगान वॉर में किराए पे दिया, फिर इवन सऊदी अरेबिया को भी किराए पे दिया हमने फौज। उन पैसों से हमने जियाउल हक के जमाने में वी आई मीन कुड गेन कुछ 6% एन एवरेज ग्रोथ रेट हमारी रही इन दोज 11 years। और उसी तरह से मुशर्रफ साहब के जमाने में भी हमारी ग्रोथ रेट, वो उसकी रीजन ये थी कि हमें किराए के पैसे मिल रहे थे। हम खुद से कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सिवाय अपनी फौज की। तो इन्हें जब आपके पास कोई एक्सपोर्ट करने की कोई आइटम ही नहीं है, और जो हमारी जो एक्सपोर्ट लिस्ट थी 1960s की, आज भी वही है। यानी जिस तरह से बांग्लादेश ने वैल्यू एडिशन गारमेंट्स में कर दिया, हमने वो भी नहीं किया। और जाहिर है कि जब चाइनीज जो है वो रिलोकेट कर रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज को, तो वियतनाम के पास स्किल लोग थे कि उन्होंने उनको ले लिया। हमारे पास इतने स्किल्ड लोग आज भी नहीं है कि उनकी जो रिलोकेटेड इंडस्ट्री है, जहाँ लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है, उसको वो रिलोकेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, वो लेने के लिए भी हमारे पास कोई सलाहियत नहीं है। जी। तो अनलेस वी गेट आउट ऑफ IMF ट्रैप, वी गेट आउट ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस, और ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, जी हाँ। ये MLN का भी यही मसला है, पीपल्स पार्टी का भी मसला यही रहा है, और PTI का भी मसला यही रहा है। यानी इमरान खान के पास इतनी गुडविल थी, जब ही टुक ओवर, he could have cashed that goodwill by getting out of IMF और announcing what मईशत को उस तरफ ले जाती जिस तरफ भुट्टो साहब ले गए। He could have done it. बेचारे खान साहब ने तो कोशिश की थी, मगर क्या करें हैं ज़ियाउद्दीन नहीं, साहब। उन्होंने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF में जाऊंगा। लेकिन मेहताब हैदर साहब ये बताएं कि हमारे वजीर खजाना अब शायद वजीर खजाना नहीं रहेंगे आज के बाद, और ये जो हुकूमत है इमरान खान की, सिर्फ ये नहीं है कि वो DGISI की अपॉइंटमेंट में देर कर दी, लेकिन हर काम में वो देर कर देते हैं। वो बकौल मुनीर नियाजी के हमेशा देर कर देता हूं, तो अब तो वो एडवाइजर रह जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कोई वाशिंगटन से कोई खबरचार है कि क्या हुआ ये जिस काम के लिए गए हुए? देखिए सर, बुनियादी तौर पे वहां पे यानी जहाज पे नंबर क्रंचिंग का काम बेसिकली टेक्निकल लेवल टॉक्स में होता है। ये टेक्निकल लेवल टॉक्स जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर पॉलिसी लेवल टॉक्स होती है। तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो कल वाशिंगटन में उन्होंने बताया कि वो जी अभी नंबर क्रंचिंग जो है वो जारी है, यानी मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें सारे नंबर वो डालते हैं, GDP ग्रोथ का नंबर भी, फिस्कल डेफिसिट का भी, करंट अकाउंट डेफिसिट का भी। उसी की बुनियाद पे एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंसिंग के नंबर निकाले जाते हैं। जब वो नंबर निकाल लिए जाते हैं तो फिर मेजर्स जो है उसके ऊपर होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि
ये जो चौथे मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज इनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है और कल उनको के लिए प्राइम मिनिस्टर को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा अगर उनको एडवाइजर रखना है। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि उनको कितने अरसे के लिए एडवाइजर बनाया जाएगा, क्योंकि कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि उन्हें केपी से मुंतखब किया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अभी तक कोई सेनेटर जो है वो तैयार नहीं है, इसी वजह से मेरे ख्याल में डिलेज भी हुए हैं। तो अब देखना ये है कि किस सेनेटर को कुर्बानी का बकरा बनाकर जो है वो इनको 3 या 6 साल के लिए मुंतखब करवाया जाता है। तो ये खासी अनसर्टेनिटी है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, देखिए इन्फ्लेशन में इसलिए भी कमी नहीं आ सकती, हमें ये इस बात को भी सोचना चाहिए। आप ये देखें कि पिछले 3-4 महीनों में डिवैल्यू कितना हुआ है, रुपी 152 से 172 को क्रॉस कर गया। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लोकल प्राइसेस के ऊपर आना था, और डिवैल्यू करने के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी। अभी सर इस बात का जिक्र कर रहे थे, उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है हमारे पास, और वो वैल्यू एडिशन ही नहीं है। वैल्यू एडिशन एक तो टेक्सटाइल के अंदर हमने नहीं किया, बाकी कोई डाइवर्सिफाई भी कुछ नहीं किया। टेक्सटाइल और राइस और चंद चीजों को छोड़ के उसके बाद लिस्ट ही खत्म हो जाती है। तो बेसिकली अब ये सोचना पड़ेगा कि आपने चीजों को कैसे चलाना है। इकोनॉमी तो नहीं चल रही, आप और बहुत सी अपॉइंटमेंट्स, और ये अब जो है आपने देखा कि ये 6 महीनों में उनको मुंतखब करवाना था, वो भी आप नहीं करवा सके। तो लगता ये है कि चीजें रडार स्क्रीन के ऊपर है ही नहीं, या पता नहीं और कौन सी चीजें हैं जो उनकी रडार स्क्रीन के ऊपर है। कम से कम इकोनॉमी नहीं लगता कि उनकी रडार स्क्रीन के ऊपर है। जी, तो मेहताब आखिरी आपसे सवाल जाते जाते ये बता दीजिए कि क्या आप ये देख रहे कोई तरीका ऐसा है कि हुकूमत महंगाई जो हो रही है, शायद वो तो अभी बहुत तमाम लोगों का ये कंसेंसस है कि इसमें कमी तो नहीं होगी, ये ऊपर ही जाएगी। इन्फ्लेशन का भी यही ट्रेंड होता है, एक बार ऊपर जाती हैं कीमतें, नीचे कम ही आती हैं। तो इसके लिए क्या कोई पॉलिसी हुकूमत बना रही है, कोई मेजर्स दे रही है ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके? उसके साथ साथ जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं या दीगर होते हैं, तो कुछ आप मुझे इसके बारे में बताइए और फिर आप रजा उनसे पहले मैं एक थोड़ा सा लतीफा सुना दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, जी सुनाइए। अनवर इकबाल जो डॉन के रिपोर्टर हैं, हाँ, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की वॉशिंगटन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड करके वापस आने के बाद उन्होंने ट्विटर पे अपनी तस्वीर डाली और नीचे कैप्शन लिखा, डू आई लुक वरिड? तो बस नहीं, उनको पैगाम भिजवा देते हैं कि इमरान खान ने कहा है आपने घबराना नहीं। जी जी, मैंने भी मेहताब से सवाल करना है बात। जी करें, आप करें ना, आप करें, आपका सवाल सर आंखों पर। पहले मेहताब, ये बड़ी आज बात गश थी कि जी वाशिंगटन में टॉक्स फेल हो गई हैं और IMF से जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के वो नाकाम हो गए हैं। आप इस पर कोई अपडेट देंगे कि वो क्योंकि आज कंक्लूड होने थे, क्या खबर है इस बारे में? क्योंकि ये भी तो फीड किया जा रहा था कि नाकाम हो गए। सर बेसिकली जब आपका MEFP जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज है उस पे एग्रीमेंट नहीं होता, तो एक तो ये है कि आप नाकाम हो गए हैं, या दूसरा इसको पर्सपेक्टिव ये है कि अभी तक कामयाब नहीं हुए। तो देखिए IMF की बुनियादी शराइत जो है वो आपने बिजली और इसकी फ्यूल की प्राइसेस में तो इजाफा कर दिया। ये डिवेल्युएशन के साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये जो इजाफा हुआ है इसमें आप अगर इसको देखें तो पेट्रोलियम लेवी भी जो है वो बढ़ाया है। पेट्रोलियम लेवी को पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए 62 पैसे जो है वो लगा दी है। तो बुनियादी तौर पे जो लेवी जीरो कर दी या बहुत कम कर दी थी, तो हुकूमत ने IMF की वो बात मानते हुए उस तरफ लेवी को बढ़ाने की तरफ जो है वो अपना सफर शुरू कर दिए, इसीलिए डबल डिजिट के अंदर जो है वो नजर आया है। देखिए IMF क्या कह रहा है, IMF कह रहा है जी कि आप जो है वो GST की एग्जम्पशंस को उड़ाएं, पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो आपकी जो ऊपर की स्लैब्स हैं उनके रेट्स को ज्यादा कर दें, और PSDP में 200 से 300 अरब रुपए की कमी करें। जो FBR का टारगेट है 5.8 ट्रिलियन, इसको बढ़ाकर 6.3 ट्रिलियन कर दें। अब हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि ये हम अगले बजट में करें, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत को जो है वो फाइनेंस बिल के लिए बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ पे उसको पास करवाना पड़ेगा। लेकिन IMF इस बात पे नहीं मान रहा, और यही इश्यूज हैं और यही वो नंबर क्रंचिंग है जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो करंट अकाउंट डेफिसिट की है। करंट अकाउंट डेफिसिट में
हुकूमत ये कह रही है कि हम 9 to 9.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। IMF की प्रोजेक्शन ये है कि 4% ऑफ GDP से ज्यादा होगा, यानी 12 बिलियन डॉलर से ऊपर होगा। इसी वजह से आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी जो है वो ज्यादा चाहिए। तो अब ये नंबर क्रंचिंग है, जब नंबर क्रंचिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन आएगी। तो IMF इज वेरी हार्ड, टफ कंडीशंस हैं, आसान नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे आपने जो रजा आप जो सवाल कर रहे थे, बुनियादी तौर पे हुकूमत कोशिश कर रही है कि टारगेटेड सब्सिडीज दे एहसास प्रोग्राम के जरिए। लेकिन देखें, जब आपका बुनियादी तौर पे IMF के आप प्रोग्राम में होते हैं तो आप किस हद तक, एक हद तक आप टारगेटेड सब्सिडीज दे सकते हैं, क्योंकि सब्सिडीज का भी उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। हाँ जी, आप ये देखें ना, एक तरफ सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो एक क्रिटिकल प्रोग्राम है उसको डोल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी भी जो है वो चीजें हैं जिसकी वजह से IMF को इन सारी चीजों के ऊपर एतराजात है। बिल्कुल बिल्कुल वो इतराजात है। बिल्कुल मेहताब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने का और इतनी अहम मालूमात पहुंचाने का। और सोहरवर्दी साहब ने जो सवाल किया है मैं उसकी तरफ थोड़ा सा आता हूँ। देखिए सोहरवर्दी साहब, IMF का प्रोग्राम, ये सारी बातें तो टेक्निकल बातें तो होती रहेंगी, आप पढ़ते रहेंगे, इनके ऊपर मुबाहिसे होंगे। देखिए बात ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो उसकी ग्रीन लाइट देनी है अमेरिका बहादुर ने, ठीक है। और यूरोप, IMF रवायती तौर पर उसका जो सदर या जो हेड करता है इदारे को वो होता है यूरोपियन, और वर्ल्ड बैंक का सदर जो होता है वो होता है अमेरिकी। बोर्ड के ऊपर इन दोनों कुव्वतों की जो है अजारादारी है, मेजोरिटी है। ये सारा मामला उससे भी हो रहा है। आपको पता ही है पाकिस्तान अमेरिका के जो सरमोरी के, आपने उसका कई मिसालें देखी हैं, ताल्लुकात जो है वो किस नहज पर है ये भी पता है। ये कुछ बैकडोर बातचीत भी जारी होगी इस वक्त एज वी स्पीक, कहीं ना कहीं इस्लामाबाद में, वॉशिंगटन में, रावलपिंडी में बातचीत, गुफ्तगू शनीद जारी होगी। और अगले चंद दिनों में जब कोई तय पा जाएगा कुछ मामला, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी, तो आप देखेंगे कि फिर ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी पूरी हो जाएंगी। ये इस वक्त एक टोटल, एक जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट बन गया।